एनडीए सरकार की सबसे पहली बड़ी मुसीबत आई है वो है बेमौसम बारिश को लेकर के, और असली अग्नि परीक्षा भी यहीं होने वाली है। और इस अग्नि परीक्षा को पार करने के लिए लगातार कृषि मंत्री कोशिशों में जुटे हुए हैं। ये कोशिश कितनी सफल हो पा रही है, क्या चुनौतियां हैं और क्या करने की जरूरत है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं खुद कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगा, चूंकि आपकी पूरी टीम, कैबिनेट के हर सदस्य जगह जगह गए हैं, मुआयना किए हैं कि आखिर कितना ज्यादा नुकसान हुआ बेमौसम बारिश से। अब तक क्या आकलन आपके पास आए, कितनी गंभीर समस्या दिख रही है? देखिए, ये जो अतिवृष्टि ओलावृष्टि हुई, तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि राज्य सरकारों को हमने एक पत्र दिया कि नियम ये है कि वहां से पूरा मेमोरेंडम आएगा और तब अंतरमंत्रालयीय टीम जाएगा, आकलन होगा कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन हमने पत्र राज्यों को दिया कि एसडीआरएफ के अंदर जो राज्यों के अंदर पैसे हैं, 75% राशि भारत सरकार की है। आप तुरंत पीड़ित किसानों को राहत देना शुरू, क्योंकि आपदा जब आती है तो राहत महत्वपूर्ण विषय होता है। कानूनी प्रक्रिया अलग चीज। हाँ, तो ये हमने कहा। और दूसरा कहा कि यदि एसडीआरएफ में पैसा नहीं है तो कंटीजेंसी प्लान से दीजिए, और उसमें भी यदि पैसा नहीं है तो आप पत्र दीजिए, तुरंत हम आपको एडवांस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हर जगह पैसे इस फंड में मौजूद थे, कहीं से एडवांस के लिए पत्र आए नहीं। और मैं स्वयं 2 राज्य में गया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद पहल की और सारे मंत्री राज्यों के अंदर गए कि आप रिलीफ दो और मेमोरेंडम भेजो। और जो आकलन, जो टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आकलन था, आकलन पे आऊंगा, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सबसे पहले आपने चिट्ठी भेज के राज्यों को कहा कि बाद में आकलन भेजना, पहले रिलीफ देना शुरू करो। आपके चिट्ठी का असर कितने राज्यों में दिखा और कितने राज्यों ने पैसे बांटे? हमने महाराष्ट्र के अंदर स्वयं देखा कि वहां सरकार ने देना शुरू किया था, हिमाचल के अंदर देखा। तो ये राज्य सरकारों के भी क्षमता पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री सीधे गांव में पहुंचकर ही काम। उत्तर प्रदेश, बिहार में क्या रहा? नहीं, ये देखो, सब देखिए, हर राज्य सरकार को मैं मानता हूं कि संवेदनशील है, लेकिन कार्य क्षमता कितनी है, दक्षता कितनी है, अब इसका आकलन वहां की जनता करेंगे। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि सभी राज्य सरकारें संवेदनशील हैं और मेरे अनुरोध के बाद इस काम में जरूर लगे होंगे। और कहीं कहीं किसी की दक्षता क्षमता में कमी होगी, इसका आकलन मैं नहीं, वहां की जनता करे। मतलब अभी भी लगता है कि थोड़ा सा राज्य सरकार और ज्यादा बेहतर तरीके से तुरंत पैसा पहुंचाते नहीं, मैं ये मानता हूं कि हर राज्य सरकार संवेदनशील है और निश्चित रूप से इस काम में लगी होंगी। ठीक है, अब जो आप कह रहे थे आकलन की बात, आकलन हर मंत्री गए, उनका आकलन क्या? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुए या राज्यों में भी जो हम लोग गए, तो उस समय 106 लाख मिलियन हेक्टेयर में नुकसान का एक अंदाज था। और बाद में भी कुछ राज्यों से जब संपर्क हुआ तो ये लगभग 14 लाख हेक्टेयर ऐसे फसलें प्रभावित हुई है, जिसमें हॉर्टिकल्चर भी है। लेकिन सही आंकड़ा तब होगा जब अंतर मंत्रालयीय टीम जाएगी और वहां से लौट के आएगी, तब एक्चुअल और अंतिम आकलन हम बता सकते। कब तक अंतिम आकलन की उम्मीद की जाए? ये तो जैसे अभी हमारा आंध्र के अंदर सूखा पड़ा था 4 जिलों में, तो हमारी टीम गई है, आज लौटेगी। उत्तर प्रदेश का मेमोरेंडम आया है, वहां कल टीम जाएगी। राजस्थान का मेमोरेंडम आया है, 9 तारीख को टीम जाएगी। और हरियाणा का भी कल मेमोरेंडम आएगा। तो जब मेमोरेंडम आते हैं तो टीम, मेरे यहाँ अंतर मंत्रालयीय टीम है, वो जाती है। तो जैसे जैसे मेमोरेंडम आएगा वैसे वैसे राज्यों के अंदर टीम जाएगी, लेकिन मेमोरेंडम और टीम के कारण रिलीफ नहीं रोकना है, उसको चालू। ये बड़ी बात आपने कही। इसमें आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो 114 लाख हेक्टेयर जो फसल बर्बाद के अभी तक आकलन आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा फसल किस फसल पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है? तो ये तो जब वहां से टीम आएगी, अलग अलग फसलें हैं, लेकिन एक अनुमान गेहूं का जरूर है कि 3-4 से 5% तक एक अंदाज है। लेकिन ये जब टीम लौटेगी ना, उसके बाद हम आपको ठीक से ये अनुमान बता पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा ये कहना सही होगा कि गेहूं पे असर पड़ता हुआ दिख रहा है। गेहूं अब हॉर्टिकल्चर भी है, लेकिन ये अंतिम आंकड़ा जब आ जाएगा, टीम जब लौटेगी, तो मैं आपको ठीक से बता पाएंगे। इसके अलावा गेहूं, चूंकि मामला उठा था, गेहूं के बारे में जहां तक मैं समझता हूं कि सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है, तो गेहूं की कीमतें बढ़ेंगी इसकी आशंका नहीं है? गेहूं तो अभी दूसरे देश को भी हम दे सकते हैं, इस स्थिति में देंगे कि नहीं देंगे, क्या रुकेंगे? माने हमारे पास इतना स्टॉक है, या जो पिछले वर्ष भी
जो 14-15 में सूखा का मार था उसमें भी बहुत असर नहीं पड़ा हमारा। माने 267 मिलियन टन जो था उत्पादन 13-14 में, तो 14-15 में हमारा 255 हुआ। मतलब 12% बारिश की कमी के बाद भी मात्र 2% कम बुआई हुई थी। तो इसलिए हमारे पास बफर स्टॉक है और महंगाई की मार हम देश के किसानों को नहीं झेलने देंगे। और हमारी सरकार जब से बनी है तब से यदि देश के किसानों के आम नागरिकों को सबसे बड़ी यदि राहत मिली है तो महंगाई की मार से। आपकी एक बड़ी अच्छी बात है कि महंगाई की मार हम नहीं झेलने देंगे, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था एक ग्लोबल फाइनेंसिंग सर्विसेज फर्म है नमूरा, उनका कहना है कि बेमौसम बारिश से CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 6% तक पहुंच जाएगी अप्रैल-जून के महीने में। ये इससे सहमत हैं आप? देखिए, हमने एक मूल्य स्थिरीकरण फंड भी बनाया है। हम उसका फिर जो राज्यों को कहा है कि किसी राज्य में, अभी बंगाल को पत्र दिया है, इनको पत्र दिया है, उत्तर प्रदेश को दिया है, हम महाराष्ट्र को देने वाले हैं कि खास करके आलू प्याज जैसे है तो इसके अभी दाम गिर रहे हैं, तो एक प्रस्ताव भेजो, खरीदो, और हम वर्किंग कैपिटल देने के लिए तैयार हैं और फिर उसको रखो, और जब दाम में बढ़ोतरी होने लगेगा तो मार्केट रेट पर हम उपभोक्ता को देंगे। यानी आपने अभी से दाम ना बढ़े, दाम बढ़ने की आशंका हमारी सरकार, देखिए हमारी सरकार जिस दिन आई है उसके पहले दिन से महंगाई, दिल्ली में प्याज 100 रुपये किलो जाता था ना, हमने 40 जाने नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत साफ सोच है कि जो उपभोक्ता है देश में, तो सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक देश का किसान है, तो उत्पादन लागत उसका कम हो और महंगाई की मार उसको झेलना नहीं पड़े। तो एक बार फिर से अपना सवाल दोहराऊंगा कि अब ये मानूं कि बेमौसम बारिश से जो भी फसलों को नुकसान हुआ है उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सरकार इसके लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है, उठा रही है, क्योंकि हम देश के आम लोगों के साथ खड़े। हमारी जो सरकार है गांव, गरीब और किसान की सरकार है, और महंगाई की मार भी तो सबसे ज्यादा इनको। चलिए, आपने कहा कि बेमौसम बारिश से नुकसान की भरपाई हम करना शुरू कर दिए हैं, महंगाई नहीं बढ़ेगा इसका इंतजाम हम कर दिए हैं। इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है कि जगह जगह से किसानों के आत्महत्या की खबरें आ रही है? खासतौर से एक NGO था एक्शन एड, उनका कहना था कि मार्च के महीने में सिर्फ बुंदेलखंड में 54 किसानों ने आत्महत्या करी, बाकी भी आ रही। उत्तर प्रदेश हमारे पास जो नेशनल रिकॉर्ड जो रहता है वो गृह मंत्रालय के पास है, और वहां जो आंकड़े आते हैं राज्य सरकार के माध्यम से आते हैं। मेरे पास राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं ऐसी आई है, लेकिन अखबार में हम भी खबर सुन रहे हैं, हम बात भी करेंगे। और मैं खुद गया था महाराष्ट्र, वहां नासिक के गांव में गया था, तो बिजली के जो टावर थे उसके गिर जाने से किसान की मौत हो गई थी। हमारे वहां के मुख्यमंत्री जी सब लोगों ने जाकर 1.5 लाख रुपया उस परिवार को दिया। तो राज्यों के अंदर भी व्यवस्था है कि ऐसे लोगों की सहायता वहां की जाती है, और राज्य सरकार से ही आंकड़े हमें मिलते हैं, क्योंकि मेरे तहसीलदार गांव में नहीं होते हैं। तो ये मान के चलो जो किसानों की जो आत्महत्या हो रही है, कुछ हद तक आत्महत्या इस बेमौसम बारिश से नुकसान की वजह से हो रही, ये इसके प्रमाण आपको मिले कि नहीं मिले हैं? जैसे आपने कहा कि बिजली खंभे गिरने से मर गया। हाँ, हम तो, लेकिन बाकी जो खबरें आ रही हैं, सारी खबरें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से इसका भी प्रभाव होगा, इसका प्रभाव होगा। लेकिन जो आंकड़े का जहां तक सवाल है, जब राज्य सरकार भेजेगी तब हम किस प्रकार से आंकड़े बता, आंकड़ों पर बाद में बात करेंगे आपसे, जब जानकारी आएगी तब देंगे। लेकिन ये किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इसकी जड़ तक आपने छानबीन किया है? क्या वजह है? निश्चित रूप से देखिए, जो किसान हैं देश में, इस देश में जो आत्महत्याएं होती है, जैसे 13 का हमने देखा है कि लगभग 2013 में 12,000 किसानों ने 12,000 आत्महत्याएं हुई थी। उसमें लगभग 800 कृषि कारणों से हत्या हुई थी, मतलब 8-9%, 11-12,000 आत्महत्या, उसमें 800 कृषि कारणों से, बाकी के 10,000 आत्महत्या किसी और वजहों से हुई। तो 10,000 बाकी कारणों से या 800 कृषि कारणों से आत्महत्या एक भी यदि कोई करता है इस देश में, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए 2 ही उपाय है, एक तो दीर्घकालीन नीतियां, और दूसरा इमीडिएट रिलीफ। तो जहां तक इमीडिएट रिलीफ का सवाल है, तो जब आपदा आती है तो उस समय राज्यों के पास हमारे पैसे होते हैं, उससे राहत देना, लेकिन जो नॉर्म्स NDRF के उसमें राशि बहुत कम है। अब एक किसान 1 हेक्टेयर में खेती करता है और 1 लाख 2 लाख कर्जा लेता है,
और उसको आप 12,000, 9,000, 4,500 देते हैं, तो ये तो कम है कि कम है। तो इसमें बढ़ाना, अभी तक तो 31 मार्च तक जो पुराने हमारे नॉर्म्स से चल रहे थे, अब हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और निश्चित रूप से इस काम को हम करेंगे इस महीने में कि इस नॉर्म्स को बढ़ाएंगे। दूसरा जो कृषि बीमा योजना है, जो राज्य उसको संचालित करती है, हम उसमें अपना अंश आवंटित करते हैं। हमने ये भी पत्र राज्यों को लिखा है कि जहां एक तरफ SDRF से आप उनकी सहायता करें, दूसरी ओर जो कृषि बीमा योजना है, मौसम आधारित कृषि बीमा योजना है, ये सुनिश्चित करें कि उसको राशि मिले। तो ऐसा ही पत्र राज्यों को दिया है। जहां तक दीर्घकालीन सवाल है, तो निश्चित रूप से हमारी जब सरकार आई है तो सबसे जो बड़ा काम किया उत्पादकता बढ़ाना, और इसके लिए जल का प्रबंधन, मिट्टी के सॉइल इससे मैं आऊंगा सर, ये चूंकि अलग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है उत्पादकता बढ़ाने की, वो दीर्घकालीन हमारी जो योजना है उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो आपने बात करी, जो मुआवजे की राशि होती है, राहत की राशि होती है, बहुत कम है, उसका बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो कितने, अभी आप लोगों ने एक समूह भी बनाया है, मंत्रियों का समूह, अनौपचारिक समूह बनाया है, तो कब तक ये फैसला आने की उम्मीद करें? 10 दिन, 15 दिन, चूंकि स्थिति काफी गंभीर है, किसान आत्महत्या करें उनको इस महीने में इस काम को करेंगे। ये अभी तो आपने जैसा बताया कि 1 लाख तक कर्ज लेते हैं 1 हेक्टेयर में, उनको 12 से 15, हमने एक उदाहरण के तौर पर उदाहरण बताया, क्योंकि आप मंत्री होने के साथ साथ किसान को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके हिसाब से मुआवजे की राशि पर हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? ये मुआवजा नहीं है, ये रिलीफ है, राहत की राशि। लेकिन रिलीफ भी बहुत कम है। हाँ, कितनी होनी चाहिए? ये जो हमारी कमेटी है, हम तीनों बैठेंगे, मैं वित्त मंत्री और कृषि होम मिनिस्टर, हम उसमें तय करेंगे, और निश्चित रूप से रिलीफ ये जो सिंचित इलाका है उसमें 4500 रुपये प्रति हेक्टेयर है। ये मुझको लगता है बहुत कम है, और हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पेशल ये चिंता है, उनसे राय विचार करके और इसी महीना में हम इसको बढ़ाने वाले हैं, इस सहायता की राशि। जो दीर्घकालिक नीति, उससे आने से पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि रिलीफ सारा कुछ राज्य सरकारों के जरिए जाता है, आपको नहीं लगता है कि रिलीफ वाकई में किसानों तक सही समय पहुंचे? इसमें राज्य सरकारों की भूमिका काफी ज्यादा है, और एक सीमा के बाद केंद्र सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। देखिए, हमारी जितनी योजनाएं हैं, चाहे बीमा योजना हो या रिलीफ की योजना हो या उत्पादकता के लिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री सिंचाई, ये कृषि राज्य ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो राज्यों की बड़ी भूमिका है, हम उसका नेतृत्व करते हैं। लेकिन बदनामी तो हो रही है, एनडीए सरकार की, मोदी की सरकार है, हमें सहायता नहीं मिल रही, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये मानने की नहीं मानने की कानूनी प्रक्रिया आप समझ सकते हैं, लेकिन किसान को तो पैसे चाहिए। किसान तो कहे कि हमने तो जिता के भेजा उत्तर प्रदेश से, बिहार से, लेकिन वहां पे ये कुछ लोगों को गलत बोलकर कुछ समय के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को बहुत दिनों तक गलत बोलकर गुमराह नहीं कर सकते। राज्य सरकारें जहां सक्षम हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कई ऐसे राज्य हैं, मैं मान के चलता हूं कि सभी राज्य सरकारें इस काम में लगी हुई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हर राज्य सरकार की अलग अलग दक्षता और क्षमता है, कार्य प्रणाली है, अब वहां की जनता को इस पर विचार करना पड़ेगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, बगल के राज्य में इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में आत्महत्या हो रही है, इसमें कहीं न कहीं केंद्र की तरफ से निर्देश हो जा रहे हैं, वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, भले इसमें गलती राज्य सरकारों की हो, दक्षता की कमी हो, ये मानने को तैयार है कि नहीं आप? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि सभी राज्य सरकारें संवेदनशील हैं, सभी मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इसकी चिंता करते होंगे, इसमें लगे होंगे। मैं 2 राज्य में गया, एक हिमाचल में और एक महाराष्ट्र में, देखा कि वहां की सरकार पूरी तत्परता से लगी हुई थी, और अन्य सरकारें भी लगी होंगी, और हमारे मंत्री भी सब जगह गए। लेकिन ये बात भी सही है कि हर राज्य सरकार की कार्य प्रणाली, उसकी दक्षता, क्षमता एक प्रकार की नहीं होगी। दूसरा जो सिंचाई की योजना है, वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कब तक मान के चलो कि किसानों तक वो पहुंचना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, इस वित्तीय वर्ष में उसके लिए 5,300 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, जो 3-4 मंत्रालयों के माध्यम से अब निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हो जाएगा। कृषि विकास दर को लेकर चिंता हमेशा जताई जा रही है, और अब थोड़ा सा घटा भी है। आपको लगता है कि अभी के जो हालात पैदा हुए, नए हालात जो प्रकृति की मार कह सकते हैं, उसकी वजह से कृषि विकास दर पे कुछ उल्टा असर पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए, 2014-15 में तो हमने सामना किया कृषि विकास दर, और उस समय कृषि का जीडीपी भी हमारा ठीक रहा है, सूखा के बावजूद भी। अब ये जो 2015-16 का है,
तो इसका अनुमान हम अगस्त महीने तक लगा पाएंगे। लेकिन कुछ ना नहीं, 14-15 में विपरीत मौसम के बावजूद 12% वर्षा की कमी के बावजूद हमारा 1.1 का कृषि का जीडीपी कायम रहा है और देश के सभी राज्यों के अधिकारियों ने इसमें और हमारे सारे मंत्रालय के लोगों ने, आईसीआर ने मिलकर सूखा के उस संकट का सामना किया है और 14-15 में हमने इस स्थिति को बरकरार रखा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा कर पाना कितना मुमकिन दिख रहा है? नहीं, अभी तक तो मैंने बताया 14-15 तक ठीक तो हमने ठीक है और 15 का अनुमान हमारा अगस्त में आएगा। चूंकि आप किसानों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, किसानों की इन्होंने एक बड़ी समस्या उठी है, वो है जमीन अधिग्रहण को लेकर के। ऐसा माना जा रहा है किसानों की जमीन छीन जाएगी, पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो कृषि योग्य भूमि है वो चला जाएगा औद्योगिकरण के चक्कर में। आपका यहाँ पर क्या मत है कि कुछ और संशोधन करने चाहिए? मैं फिर कहना चाहूंगा कि झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए गुमराह कर सकते हैं, बहुत लोगों को ज्यादा दिन तक आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। बहुत साफ है कि लोकसभा में संशोधन के साथ हमने लाया है कि किसी भी किसान का कोई भी प्राइवेट अधिग्रहण नहीं होगा, लेकिन रोड ऐसा है, बिजली है, अस्पताल है, सड़क है। अब प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क बनना है मेरे गांव में, और कैसा अंधा वो कानून होगा कि इस पर रोक लगाएगा। हमने यही किया है कि रोड, बिजली, अस्पताल, ये जो है, ये जो योजना है, इसमें सहमति की जरूरत नहीं होगी, मुआवजा 4 गुना मिलेगा। अब ये किसान विरोधी है, ऐसा कहने वाले लोगों ने यूपी और हरियाणा के किसानों को जिन लोगों ने लूटा है, वो जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। अंग्रेजों के जमाने के बने हुए कानून की आड़ में जिन लोगों ने यूपी और हरियाणा के किसान को लूटा, आज जब किसान के हित की बात हो रही है, गांव और किसान के विकास की बात हो रही है, अब तब ये लोगों को बीच अफवाह फैला रहे हैं ज्यादा दिन तक, या बात का काम नहीं करने वाले। लेकिन आप ही की बात में आओ, आप ही के हिसाब से शब्दों को लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन आपको लगता है इतनी बड़ी बहुमत के साथ आने पर, इतना लंबा आपको ग्रासरूट लेवल तक आप लोगों की पहुंच है, अफवाह फैलाने वाले ज्यादा सफल हो गए? नहीं सफल, नहीं सफल। इनके कहीं के आंदोलन में कोई किसान नहीं। ये चूंकि राजनीति जो इनकी है, ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक गांव के लिए, गरीब के लिए जो कुछ कर रहा है, तो इनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद होने की स्थिति में। तो दुकानदारी बंद न हो, इसलिए इस मुद्दा को एक भ्रम के रूप में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान इनके साथ नहीं है, किसान को तो गांव का विकास चाहिए और ये कानून किसान के हित में है। गांव और किसान के विकास के लिए ये सुधा 4 गुना मुआवजा मिलेगा उनको। हम उस किसान से जमीन लेने जा रहे हैं जो किसान 1 इंच जमीन के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। अभी देखते गांव में देखें आप हालत, वो किसान फैक्ट्री लगाने के लिए या फिर सड़क बनाने के लिए, सड़क लगाने के लिए, बिजली का प्लांट लगाने के लिए अपनी पूरी की पूरी 10 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा जमीन कैसे देगा? मेरा अनुभव दूसरा है कि जब सड़क बनने की बात होती है ना, एनएच बनाना है, तो किस गांव होकर जाए, इसलिए गांव के लोग प्रदर्शन करते हैं, घेरते हैं कि मेरे गांव होकर जाए। मेरे गांव हो गया लेकिन मेरी जमीन से ना जाए। नहीं, मेरे गांव होकर जाए। अच्छा, क्योंकि उनका इसमें जमीन कितना जाता है, 5 फीट, 8 फीट, 10 फीट, और जो बढ़ता है 50 फीट, उसका रेट हो जाता है 4 गुना। जमीन अधिग्रहण कानून और बेमौसम बारिश, इन दोनों से सबसे ज्यादा जो कहा जा रहा है, चिंता हो रही है, जिसको असर पड़ेगा वो है किसान, कृषि। और बिहार एक कृषि प्रधान देश है, राज्य है, और वहां पे काफी बड़े संख्या में किसान हैं जो वोटर हैं। आपको लगता है कि बिहार में जो चुनाव होगा वहां पे ये दोनों फैक्टर थोड़े से चुनौती पैदा करेंगे आपके लिए? नहीं चुनी, ये हमारे लिए सहायक है, क्योंकि बिहार में आज जंगल राज चल रहा है। जैसे हमने पत्र दिया वहां, नहीं वो तो कहेंगे मोदी जी की सरकार है, नहीं, तो लोगों को पता है कि उनके पास मेरा पैसा है SDRF का, उनको मदद करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। लेकिन वहां ना कोई कानून का राज है। आज 15 वर्ष पहले जो जंगल राज था, उसी की फोटो स्टेट कॉपियां चल रही है। बिहार की जनता को पता है, वहां हम 6 वर्ष शासन में थे, तो उस बीच में जितना कुछ हुआ वहां की जनता देख रही। वहां पे चुनाव में दिल्ली वाली हालत ना हो, इसके लिए आपके हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, वहां पर दिल्ली वाली हालत का सपना जो भी देखेंगे, उनका सपना चकनाचूर होने वाला है। बिहार के अंदर
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मजबूत स्थिति है। और इसमें हमारा योगदान कौन कर रहे हैं कि जंगल राज वाले, वहां की जनता किसी कीमत पर जंगल राज को दोबारा स्वीकार करने के मूड में नहीं है। यहाँ पे एक और अपवाद, एक चुनौती के तौर पे आ रही है, वो है कि यहाँ पे जो अलग अलग पार्टियों मिलकर महापरिवार बना रहे हैं, वो लगता है कि कहीं न कहीं उसका तो मुझको बिहार में लाभ हो रहा है, क्योंकि ये सब जंगल राज का चित्र साफ लोगों को दिखाई दे रहा है। अब वहां लालू जी, नीतीश जी, अब जातिगत समीकरण कहाँ जाएगा फिर? जातीय इन लोगों की दुकानदारी जो जाति मजहब की थी वो अब नहीं चलने वाला है और नहीं चला है। पिछले लोकसभा में आप देखेंगे, पिछले 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं राज्यों में, महाराष्ट्र में चला क्या, हरियाणा में चला क्या, झारखंड में चला क्या। ये लोग तो यही चाहते हैं कि जाति और मजहब के आधार पर हम अपनी रोटी सेंके, लेकिन अब जनता उससे ऊपर उठ चुकी है। एक और जो चुनौती आएगी वो ये है कि आमतौर पर कहा जा रहा है कि मोदी जी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार में बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, लेकिन लोगों तक इसका फायदा अभी तक दिखना शुरू नहीं हुआ है। ये एक बड़ी शिकायत है। मैं आपसे पूछता हूं कि हिंदुस्तान में पहला देश है जहां 11 करोड़ उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी का पैसा उसके खाता में जा रहा है। अब ये भी किसी को दिखाई नहीं देता है तो स्वाभाविक है, अपने देश में जरूर ऐसी चिड़िया है जिसको दिन में भी दिखाई नहीं देता है, तो अब उसके कसूरवार अब हम लोग तो नहीं होंगे। 11-12 हजार करोड़ उपभोक्ताओं के खाते में सीधे जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर एक्सीडेंट बीमा का भुगतान, कई लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, मिलना शुरू हो गया। तो कृषि के तहत जो आप लाभ देते हैं किसानों को, उसको भी क्यों ना डीबीटीएल में लाकर आप देना शुरू करते हैं? नहीं, कृषि में भी फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं जिसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है, फूड सब्सिडी देते हैं, इसको क्यों नहीं आप सिफारिश करते हैं? 60 वर्षों तक जिन लोगों ने लूटा है, हमारा 10 महीना भी हुआ है, हम किसान के पॉकेट में उसको डालने की प्रक्रिया शुरू की। हमने एक उदाहरण बताया आपको और ये मेरा चलता रहेगा। किसान की खाता, आम आदमी का खाता इसलिए खुलवाया गया है कि उनकी सुविधाओं को जो बीच में जो बिचौलिए लूटते हैं या भ्रष्टाचार है, हम उनको नहीं होने देंगे। और हमारी सरकार को आप देख रहे हैं ना। नहीं, मैं ये मान के चलूं कि आने वाले दिनों में किसानों को जो लाभ दिया जाता है सब्सिडी के तौर पर, वो भी अब हम धीरे धीरे हम तमाम योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में पहुंचाएंगे। भ्रष्टाचार जो है देश में, उसके जड़ में ये व्यवस्था भी है कि व्यवस्था ऐसी करो जिसमें भ्रष्टाचार की ज्यादा गुंजाइश हो। तो हम कंपनियों को देते रहे हैं, किसान का पैसा कंपनियों को देते रहे हैं, हम किसान को देने की शुरुआत कर चुके हैं। और हमारे सरकार की मंशा तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने कोयला के 1,76,000 करोड़ रुपए को देश के खजाने में जाने नहीं दिया, हमारी सरकार बनते अब आज की तारीख में रिपोर्ट है कि 4 लाख करोड़ रुपया हमने खजाने में जमा किया। आप इससे समझ सकते हैं। और भी आप जब देखेंगे तो हमारी मंशा को, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा को गांव में लोगों के बीच आज भी अपार समर्थन है और गांव के लोग फील कर रहे हैं कि ये सरकार जो मोदी सरकार है, गांव के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है। और जितने लोग ये जो हंगामा कर रहे हैं आज बिहार से लेके दिल्ली तक, लालू जी से लेके सोनिया जी तक, इनकी राजनीतिक दुकानदारी जो बंद हो रही है, कैसे वो चलता रहे, इसके लिए कुछ न कुछ मुद्दा अपने ढंग से निकालते हैं, लेकिन देश की जनता इसको समझ चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के, धन्यवाद।